अस्सलाम वालेकुम। हमवेल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं डॉक्टर याहिया नूरी और मेरे साथ हैं डॉक्टर उमैर किदवाई। डॉक्टर उमैर माहिर अमराज चशम हैं, या यूं कह लें कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 2005 में डाउ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और अपनी ऑफ्थेल्मोलॉजी की तरबियत उसके बाद मुकम्मल की। काफ़ी अरसा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में गुजारा और बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह से मजीद तरबियत हासिल की। बहुत तवील तजर्बा रखते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी के हवाले से और इनकी बहुत सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जिसमें उन्होंने ऑफ्थेल्मोलॉजी से मुताल्लिक अपनी तहकीक शाया की है। बहुत सी बैन अवी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करते रहे हैं। इस वक्त वो पटेल हॉस्पिटल से बतौर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट वाबस्ता हैं और हमने इन्हें दावत दी है कि वो हमें ग्लाकोमा के बारे में बताएं। ग्लाकोमा या काला पानी एक खतरनाक मर्ज है जिससे न जाने कितने लोग हर साल नाबीना हो जाते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर उमैर और हम इनसे बात करेंगे ग्लाकोमा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर याहिया, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मुझे ये बताइएगा कि ये ग्लाकोमा या काला पानी क्या होता है? हम इसका बहुत ज़िक्र सुनते हैं और लोग इससे काफ़ी नुकसान उठाते हैं, तो इसलिए हमने आपको दावत दी है। बहुत शुक्रिया। काला पानी या ग्लोकोमा एक ऐसी आँख की बीमारी है जिसमें आँख का प्रेशर उसकी अपनी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट ये हाई प्रेशर आँख की जो नस होती है, जो आँख को दिमाग से कनेक्ट करती है, जोड़ती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। और शुरू में तो नज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या महसूस नहीं होता मरीज़ को, लेकिन लेटर ऑन ये जो नुकसान होता है नस को, ये इर्रिपेयरेबल होता है, यानी इसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। और इसी तरह इसका जो असर नज़र पे होता है उसको भी दोबारा वापस नहीं लाया जाता और एक हद से आगे इसका इलाज करना भी काफ़ी हद तक नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एक वाइड एंगल ग्लाकोमा होता है, एक नैरो एंगल ग्लाकोमा होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? आम इंसान को इस फ़र्क से क्या फ़र्क पड़ता है? सो कुछ इसके बारे में बताइएगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस सवाल को समझाने के लिए मुझे थोड़ा-सा आँख की एनाटमी आपको बतानी पड़ेगी कि आँख का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आँख के अंदर अल्लाह ने आँख को एक गुब्बारे की तरह या बॉल की तरह बनाया है, इसको एक ख़ास शेप दी है और इस शेप को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ने उसके अंदर एक ख़ुसूसी लिक्विड दिया है, ठीक है? और ये लिक्विड पानी की तरह होता है और ये लिक्विड जो है ये पैदा भी होता रहता है और इसको अल्लाह ने ड्रेन करने का निज़ाम भी बनाया है। इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए बताता रहूँगा बार-बार, वो ये है कि अगर आप अपने बाथ टब को इमेजिन करें, तो उसमें अगर आप अपना शावर खोलेंगे, तो पानी तो आता रहेगा, लेकिन इस पानी को ड्रेन होने के लिए एक नाली भी होना ज़रूरी है, जो कि खुली होना ज़रूरी है, ठीक है? होता ये है कि अगर इसमें कोई इम्बैलेंस आ जाए, तो क्या होगा? अगर तो पानी आता रहे मुस्तकिल और नाली बंद हो जाए, तो फ्लडिंग हो जाएगी, ओवरफ्लो होगा। बिल्कुल इसी तरह आँख के अंदर भी होता है, यानी पानी तो पैदा हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर उसकी ड्रेन किसी तरह से बंद हो जाए, तो पानी बहुत ज़्यादा आँख के अंदर रहना शुरू करेगा, बिल्कुल गुब्बारे की तरह गुब्बारा और एक्सपेंड हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा आँख के अंदर और वो नस को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। अब मैं आता हूँ आपके उस जवाब की तरफ कि जो आपने बोला कि ओपन एंगल और क्लोज़ एंगल क्या होता है। अगेन हम उसी एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं कि जो बाथ टब की एग्ज़ाम्पल है, उस बाथ टब की एग्ज़ाम्पल में हम नाली को अगर देख रहे हैं, हमें नाली नज़र आ रही है, लेकिन नाली के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे सुराख हैं, पोर्स हैं और कभी-कभी वो छोटे-छोटे पोर्स जो हैं, वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है? अगर ऐसा है, यानी आँख के अंदर भी जो ड्रेन की नाली कुदरत ने बनाई है, वो अगर हमें नज़र आ रही है, यानी डॉक्टर को नज़र आ रही है, आम मरीज़ को तो नज़र नहीं आ सकती। 360 डिग्री वो एक नाली होती है जो कि नज़र आती है। अगर वो नाली नज़र आ रही है, लेकिन वो काम नहीं कर रही है ड्रेन करने का, तो ये इसको हम ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं, ठीक है? अगर हम फिर अगेन उस बाथ टब की एग्ज़ाम्पल को सोचें और हमें नाली नज़र नहीं आ रही है क्योंकि उसके ऊपर कर्टन जाके गिर गया है, यानी पर्दे ने उसको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? नाली नज़र नहीं आ रही। ये काफ़ी हद तक यकीनी है कि जो नाली है वो काम नहीं कर रही क्योंकि पर्दा उसके ऊपर पड़ा हुआ है। इसी तरह आँख के अंदर भी कभी-कभी होता है। आँख के अंदर अल्लाह ने एक खुसूसी पर्दा बनाया है जिसको हम आइरिस कहते हैं, ठीक है? इस आइरिस का असली काम ये है कि हमारी पुतली को छोटा या बड़ा करता है, ठीक है? रोशनी के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। ये आइरिस है जो आँख को कलर देता है, यानी ब्राउन ज़्यादा कॉमन है, कभी ग्रीन भी हो सकता है, कभी ब्लू भी होता है कुछ लोगों का। ये आइरिस कभी-कभी नाली को कवर कर देता है। अब अगर ये नाली को कवर कर देगा तो ये यकीनी बात है कि नाली ड्रेन नहीं करेगी और यही एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा कहलाता है, जो कि एक ज़्यादा ख़तरनाक किस्म होती है ग्लोकोमा की और इसमें बहुत तेज़ी से बहुत हाई प्रेशर बढ़ता है
और अंधे पने का बहुत ज़्यादा चांस होता है अगर इसका इलाज फ़ौरन ना कराया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे कुछ लोग होते हैं हाइपरटेंसिव होते हैं या डायबिटिक होते हैं, क्या ग्लाकोमा का इन डिजीज़ेज़ से कोई ताल्लुक है? या बहुत सारे लोगों की दूर की या करीब की नज़र कमज़ोर होती है, क्या उससे ग्लाकोमा का कोई ताल्लुक है? जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन होती है, डाइट होती है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई ताल्लुक मौजूद हो इसका? जो 99% ग्लोकोमा है वो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है, ठीक है? और ओपन एंगल ग्लोकोमा में जो सबसे कॉमन वैरायटी है वो इडियोपैथिक ग्लोकोमा होता है, यानी जिसकी कोई वजह नहीं होती, ठीक है? या कम से कम मेडिकली हम उसकी कोई वजह नहीं बता सकते। इसके अलावा और वजूहात भी हो सकती हैं ग्लोकोमा की। कभी-कभी आँख की प्रीवियस सर्जरीज़ कोई हुई हुई हों या कोई दवाएँ खाने की वजह से, ख़ुसूसी तौर से स्टेरॉइड की वजह से कभी-कभी काला पानी हो जाता है। तो दूसरी वजूहात ज़रूर हैं, लेकिन सबसे कॉमन वजह वो है जिसमें कोई वजह नहीं होती, ठीक है? जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। हाँ, अलबत्ता साइंस ने ये ज़रूर साबित किया है रिसर्चेस से कि ये इसका कोई हेरिडिटरी कंपोनेंट है, यानी अगर किसी शख्स को ग्लोकोमा है, तो काफ़ी हद तक इम्कान है कि उसके घर वालों को, यानी उसके बहन-भाइयों को, बच्चों को या उसके वालिदैन को भी ग्लोकोमा हो। इसका डायरेक्ट एसोसिएशन कोई प्रूवन नहीं है डायबिटीज़ से या ब्लड प्रेशर से, लेकिन जैसे मैंने बोला कि कुछ बीमारियों के साथ इसका ताल्लुक़ हो सकता है। ख़ुसूसी तौर से जो नोट करने वाली बात है वो है स्टेरॉइड, ठीक है? जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं या स्टेरॉइड ड्रॉप्स डालते हैं या स्टेरॉइड खाते हैं, उनके अंदर काला पानी होने का काफ़ी इम्कान होता है, ठीक है? इसके अलावा जो बात थी कि जिन लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है या करीब की नज़र कमज़ोर होती है, तो उनके अंदर इसका क्या चांस है? कोई स्ट्रॉन्गली इसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों को जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, यानी जिनको दूर के चश्मे भी होते हैं और करीब के चश्मे भी जल्दी बन जाते हैं, उनके अंदर जो इसकी दूसरी टाइप है, यानी एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा, थोड़ा-सा ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन इसको आइडेंटिफ़ाई करना एज़ अ रिस्क फैक्टर बहुत मुश्किल बात है। इसका कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक आम सा इंसान है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे जो है मेरी आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके सर में दर्द होगा, उसकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। क्या होगा कि वो जाएगा डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए कि भाई मुझे ग्लाकोमा तो नहीं है? असल में अलमिया यही है ग्लोकोमा या काले पानी का, कि आम तौर से या 99% मरीज़ों के अंदर इसका कोई सिम्टम नहीं होता, यानी ना तो उनको सर में दर्द होता है, ना उनकी नज़र कमज़ोर होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि काला पानी नज़र को किस तरह अफ़ेक्ट करता है। हमारी नज़र के 2 हिस्से हैं, एक सेंट्रल नज़र होती है, सेंट्रल विज़न जिसको हम कहते हैं। ये वो नज़र है जो हम 99% इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गौर करें तो अगर हम साइड में भी देखेंगे तो हम अपनी आँखों को मोड़ के साइड में देखते हैं या हम अपने सर को मोड़ के साइड में देखते हैं, ठीक है? साइड में जो हमें एक ब्लर सा नज़र आता है, ये हमारी पेरिफेरल विज़न है, ठीक है? हम आम तौर से इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम अपने सेंट्रल विज़न को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी असली विज़न है। काला पानी जब स्टार्ट होता है तो ये हमारी पेरिफेरल विज़न को अफ़ेक्ट करता है, जो हमारी साइड की नज़र है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। इसी वजह से हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि हमें काला पानी हो रहा है। अनलेस कि काला पानी इतने एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए कि ये सेंट्रल विज़न को भी अफ़ेक्ट करना शुरू करे, सिर्फ उसी वक्त मरीज़ को खुद पता चलता है, वरना मरीज़ को आम तौर से पता नहीं चलता। काले पानी की डायग्नोसिस, जो ओपन एंगल जो 99% काला पानी है, इसकी डायग्नोसिस इंसिडेंटली होती है, यानी किसी और वजह से आप आँख का मुआयना कराने गए तो पता चला कि आपको काला पानी है, या अगर किसी फैमिली मेम्बर को काला पानी था तो आपने अपना मुआयना कराया तो आपको पता चला कि आपको काला पानी है। या बहुत रेयर ओकेजन्स में, जैसा कि हमने दूसरे रिस्क फैक्टर्स की भी बात की है कि कोई लोगों को कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं बहुत अरसे से, तो उनको दूसरे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि भाई अपना आई चेकअप करा लें, तो पता चलता है कि उनको काला पानी है, वरना अदरवाइज़ काला पानी पिकअप नहीं हो पाता बाय पेशेंट हिमसेल्फ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि फिर अगर एक मरीज़ आपके पास आता है तो आप उसको किन टेस्ट से गुज़ारते हैं? कौन-कौन सी उसकी टेस्टिंग होती है जिसके बाद आपको पता चलता है कि उसको काला पानी है? देखिए, काला पानी की डायग्नोसिस के लिए आम तौर से कम 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल मॉडर्न एरा के अंदर हम 4 चीज़ें करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम किसी को भी काला पानी डायग्नोस करते हैं। नंबर 1 चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो है आँख का तफ़सीली मुआयना, ठीक है? इस आँख के तफ़सीली मुआयने में ज़ाहिर है हम ड्रेनेज लाइन को भी आँख की देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ-साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है नस का मुआयना, ठीक है? जो आँख की नस हम देखते हैं, हर आँख का डॉक्टर आँख की नस को देख सकता है, ठीक है? और उस नस का मुआयना करके हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये काले पानी वाली नस है या नहीं है, ठीक है? इसके साथ दूसरी बहुत अहम चीज़ जो वो भी आँख के तफ़सीली मुआयने के अंदर ज़रूरी होती है, वो है आँख का प्रेशर लेना, ठीक है? तो ये 2 चीज़ों से हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या पेशेंट को काला पानी है या उसका कम से कम शुबा मौजूद है।
अगर शुबा होता है तो फिर हम इसके बाद तीसरी तरफ जाते हैं, वो है एक खुसूसी टेस्ट, ठीक है, जिसको हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नज़र के दो हिस्से हैं, एक बीच का हिस्सा सेंट्रल विजन जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, जो अगर ख़राब हो तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपकी नज़र ख़राब हो रही है, लेकिन जो पेरिफेरल विजन है वो अगर ख़राब हो तो आपको ख़ुद से नहीं पता चलता। तो उसका एक ख़ास टेस्ट होता है जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है और उसको किया जाता है, ठीक है। उसकी मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, लेकिन उसकी एक स्पेशल मशीन होती है जिसके अंदर मरीज़ को कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना पड़ता है, और उसका एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू मशीन पिक कर लेती है कि पेरिफेरल फील्ड में नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है। आजकल एक और एडवांसमेंट हो गई है इसकी डायग्नोसिस में जो बहुत यूज़फुल होती है, जिसको हम कहते हैं OCT, ठीक है। ये हमारी नस के का 2 डायमेंशनल एक इमेज बना के दे देती है, यानी नस के साथ जो जो खलिए नस बनाते हैं उन खलियों की थिकनेस को ये जज करती है, और ज़ाहिर है कि जिस तरह काला पानी बढ़ता जाएगा उसकी थिकनेस कम से कम होती चली जाएगी। तो एक एक मॉडर्न तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, काले पानी को, जिसमें उसकी थिकनेस अगर कम हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसकी थिकनेस कम हो रही है, और हम काले पानी को जल्द डायग्नोस कर सकते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि लेटर ऑन काले पानी की मॉनिटरिंग के लिए भी इस टेस्ट को बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि इसके इलाज के लिए क्या करना पड़ता है? कोई सर्जरी होती है, कोई दवाएँ होती हैं, कोई एक्सरसाइज़ होती हैं, क्या करना चाहिए? और क्या करते हैं आप? देखिए, हम इसके इलाज में अगर पहले फ़ोकस करें ज़्यादातर ओपन एंगल ग्लोकोमा की तरफ, जो ज़ाहिर है 99% कॉमन है। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं इलाज के, और सबसे पहला इलाज जो ज़ाहिर है आमतौर से इस्तेमाल करना आसान होता है, वो है इसके स्पेशल ड्रॉप्स आते हैं जो आँख के प्रेशर को कम कर देते हैं। देखें, इस काले पानी के अंदर ये समझना ज़रूरी है कि हम एक ही चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या मॉडिफ़ाई कर सकते हैं आँख के अंदर, वो है आँख का प्रेशर, ठीक है। यानी वो जो पानी आँख के अंदर बन रहा है, या तो हम उसको ड्रेन कराने की किसी तरह से कोशिश करें, या फिर उसको कम बनाएँ, ठीक है। कोई ऐसी दवाएँ दें जिससे वो कम बने। तो अभी तकरीबन 3 से 4 कतरे इस वक्त अवेलेबल हैं जो रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। ये 3 से 4 कतरे हैं जिनको हम बारी-बारी ट्राई करते हैं। कई मरीज़ों के अंदर पे एक कतरा डालने से ही आँख के पानी की प्रोडक्शन और उसका ड्रेनेज बेहतर हो जाता है, और उनको मज़ीद कतरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ मरीज़ों में 2 कतरों के ऊपर आना पड़ता है, कुछ में 3 और कुछ में 4। ये तो इनिशियल स्टेज हो गया जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से बेज़रर इलाज है, जिसमें सिर्फ आपको कतरे ही डालने हैं और काला पानी काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि जिसको भी काला पानी डायग्नोस होता है उसमें से तकरीबन 90% या उससे ज़्यादा मरीज़ खाली ड्रॉप से कंट्रोल हो जाते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जो 5 से 10% मरीज़ हैं जिनमें ड्रॉप्स काफ़ी नहीं होते, या मरीज़ ड्रॉप्स नहीं डाल सकता फाइनेंशियल रीज़न्स की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से, या फिर वो ड्रॉप डालने की जो एक कंसिस्टेंसी होती है वो नहीं है उनके अंदर, तो उस सूरत में फिर हमें दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। आम तौर से हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो लेते हैं वो लेज़र ट्रीटमेंट्स का लेते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के लेज़र ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम वही फ़ायदा ले सकते हैं जो हमें ड्रॉप से मिलता है। 1 से 2% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको इनमें से किसी तरीके से फ़ायदा नहीं हो रहा होता और उनका काला पानी मुस्तकिल बढ़ता जा रहा होता है, और तो उनके अंदर हमें अनफॉर्चुनेटली सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। काले पानी की डिफरेंट सर्जरीज़ होती हैं, और उसमें से कोई सर्जरी का इंतखाब आइडियली उस मरीज़ के लिहाज से हमें करना पड़ता है ताकि उसके प्रेशर को कम से कम किया जाए। अच्छा, आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखते होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होती है। लोगों में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ घूम रहे होते हैं इधर से उधर। तो ऐसी कौन-सी मिसकंसेप्शंस हैं, मिसइन्फॉर्मेशन है, जो आपकी नोटिस में आई और आप चाहेंगे कि आप उसके बारे में लोगों को बताएँ? आई थिंक नंबर वन मिसकंसेप्शन तो सिर्फ यही है कि लोगों के दिमाग में ये बात है कि काला पानी या तो सर में दर्द कराएगा, या सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के दिमाग में ये है कि काला पानी नज़र को नुकसान पहुंचाएगा, तो ही हमें पता चलेगा कि हमें काला पानी है। यही मैंने बताया कि सबसे बड़ा अलमिया है काला पानी का कि ये इंसान को ख़ुद महसूस नहीं होता कि उसको काला पानी है, और इंसान को उसी वक्त महसूस होता है कि जब पानी सर से गुज़र चुका है, और उस वक्त फिर हमारे लिए भी एज ए डॉक्टर इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें कि काला पानी आप नज़र को इस तरह से अफेक्ट नहीं करेगा कि आपको ख़ुद एहसास हो जब तक कि वो बहुत बढ़ जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करवाया करें।
मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट फोरम्स में भी ये बात करूँ कि जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हैं दुनिया के, उन लोगों ने एक सेट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं कि हर वो शख्स जो 35 साल से बड़ी उम्र का है, क्योंकि आमतौर से काला पानी 35 साल के बाद ही डायग्नोस होता है, इससे पहले यूजुअली नहीं होता। तो 35 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो कम से कम साल में एक मरतबा मुआयना करा लिया करें, ताकि अगर उनको काले पानी का कुछ असर है या शुबा है तो उनकी मज़ीद रेगुलर अपॉइंटमेंट हो सके और जल्द अज जल्द काला पानी को पिक किया जा सके बिफ़ोर कि वो आपकी नज़र को नुकसान पहुँचाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस तरह के कोई सेट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं हैं, लेकिन हम कम से कम आपके प्लेटफॉर्म से, दूसरे प्लेटफॉर्म से ये कोशिश कर सकेंगे लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो कि हर वो शख्स जो 35 साल से कम बड़ा उम्र का है वो कम से कम साल में एक मरतबा आँख का मुआयना ज़रूर करा दिया करे। इसमें कोई बहुत स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नस का मुआयना करना है और प्रेशर कम से कम अगर चेक हो जाए तो ये तो आइडेंटिफाई हो सकता है कि आपको काले पानी का शुबा है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, कई सालों तक आँख के डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपको काला पानी नहीं है या है। दूसरा आई थिंक मिसकंसेप्शन जो इसके इलाज से रिलेटेड लोगों के अंदर होता है वो ये है कि लोग इसके कतरों की अहमियत को नहीं अंदाज़ा लगाते। लोग इसके कतरों को भी बिल्कुल दूसरे कतरों की तरह लेते हैं कि एक दिन डाल लिया तो ठीक है, एक दिन नहीं डाला तो कोई मसला नहीं, तीसरे दिन डाल लेंगे, चौथे दिन डाल लेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि काले पानी के जो कतरे होते हैं वो प्रेशर को कम करते हैं, लेकिन उनकी एक मियाद है, यानी एक टाइम है, उसके बाद वो कतरों का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और जब प्रेशर अप एंड डाउन होता है तो ये ज़्यादा नस को नुकसान पहुंचाता है, बजाय ये कि प्रेशर बिल्कुल बढ़ा रहे या बिल्कुल नीचा रहे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है जो काले पानी के मरीज़ हैं उनको समझना कि भाई काले पानी के जो कतरे हैं, मैं अक्सर अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि आप खाना एक वक्त का छोड़ सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन कतरे ना छोड़ें क्योंकि ये आपकी आँख के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो एक अलमिया है हम लोग जो अक्सर फ़ेस करते हैं मरीज़ों के साथ, वो काले पानी के उन मरीज़ों के साथ है जब ना ड्रॉप्स काम कर रहे होते हैं, ना लेज़र काम कर रही होती है और हम उनको सर्जरी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। आम तौर से लोगों को सर्जरी से ये उम्मीद वाबस्ता होती है कि जैसे ही उनके काले पानी की सर्जरी की उनकी नज़र बहुत तेज़ हो जाएगी या उनको बहुत अच्छा नज़र आने लग जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काले पानी की सर्जरी बड़ी थैंकलेस सर्जरी होती है पेशेंट के पर्सपेक्टिव में, यानी उसको खुद शायद कोई फ़र्क महसूस ना हो। वो बोलेगा कि मेरी सर्जरी क्यों कर दी डॉक्टर ने, लेकिन जो असली जो फ़ायदा हम उससे लेना चाह रहे हैं उसके प्रेशर को कम करना और मज़ीद नुकसान से बचाने का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, जो आम तौर से मरीज़ उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाता। इसीलिए मरीज़ को इस सर्जरी के लिए राज़ी करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। डॉक्टर उमैर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और लोगों को इस इंतहाई अहम मर्ज़ के बारे में मालूमात फ़राहम की। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अपना ख्याल करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग कराएंगे ताकि वो इस ख़तरनाक मर्ज़ से बच सकें और हम अंधेपन के इस प्रॉब्लम पर जो कि काले पानी की वजह से होता है काबू पा सकें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।